बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहज़ेब आलम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारे कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है और हम लोग चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मैंने उस दिन आपको लास्ट लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन की 8 से 10 एग्जांपल्स बताई और कुछ मैंने बोला कि आप लोगों ने खुद देखनी है। स्टूडेंट, उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मास अटैच टू स्प्रिंग, या मास भी बोला जा सकता है, मैस भी बोला जा सकता है। कि अगर आप किसी वजन को, किसी बॉडी को एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दे तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है? हम लोग चेक करेंगे कि वो करता है या नहीं करता। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो बॉडी करती है जो आपके पास जिसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो आज हम लोगों ने प्रूव ये करना है कि आपके पास ये चीज़ प्रूव कर दी। हमारा अगर आंसर ये आ गया तो हम लोग कहेंगे ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। हमने अपने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सेट ऐसे किया कि हमारे पास एक फिक्स पोर्ट है। फिक्स पोर्ट के साथ स्टूडेंट हमने एक साइड पे यूँ स्प्रिंग लगा दिया। स्प्रिंग के आगे यहाँ पे मैंने एक मास लगा दिया, कोई भी एक बॉडी लगा दी जिसका वेट है 1 kg, 2 kg, 0.5 जो भी। अब डी स्टूडेंट्स, जब मैंने लगा दिया, पहली कंडीशन क्या है कि वो बॉडी बिल्कुल वो स्प्रिंग उसी तरह पड़ा हुआ है जैसे मैंने उसको लगाया था। वो उसकी फर्स्ट कंडीशन है जो मैंने आपको ये यहाँ पे दिखाई है इस पॉइंट पे। कि मैंने क्या किया कि जो आपके पास स्प्रिंग है उसके साथ सिर्फ मास अटैच है और वो रेस्ट पे है। तो जब वो बॉडी रेस्ट पे है वो इस तरह पड़ी है। अब मैंने क्या किया, उस स्प्रिंग को खींचा और मैं खींच के फोर्स लगा के आगे लेके आया। स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे है बॉडी, सपोज कीजिएगा जैसे मार्कल साथ जा रही है, आप समझिएगा इस मार्कल के बजाय स्प्रिंग आगे जा रहा है, उसी तरह बेटा ये ऐसे आगे जा रहा है। तो अब देखिएगा स्प्रिंग को या उस बॉडी को यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो यहाँ से यहाँ लाने तक मैंने एक फोर्स लगाई, वो मैंने लगाई तो मैं कहता हूँ वो बॉडी यहाँ पे पहुँच गई है। फिर देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं उसको छोड़ूंगा उस बॉडी को यहाँ से, वो बॉडी क्या करेगी, वापस इधर। अब स्टूडेंट्स वो वापस उस पोजीशन पे नहीं रुकेगी जिधर से मैंने लाई थी, बल्कि वो बॉडी क्या करेगी, उस पोजीशन से आगे निकल जाएगी। तो हम कहेंगे देखिए ये मेन पोजीशन जहाँ तक लेके गया था वो एक्सट्रीम, और जिधर तक आगे निकल के जाएगी वो भी एक्सट्रीम। तो दो एक्सट्रीम और एक मीन आ गया, तो इसका मतलब है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। तो अगर मैं कहता हूँ कि एक स्प्रिंग है, आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में हुक्स लॉ को पढ़ा था। हुक्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा कि स्प्रिंग पे जो इलास्टिक फोर्स लगाई जाती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी एक्सेलरेशन के, उसके फोर्स के। तो स्टूडेंट आज हम लोग उसको देखते हैं। तो मैं सबसे पहली चीज़ लिखता हूँ हुक्स लॉ के मुताबिक कि हमारे पास जो हुक्स लॉ है, तो स्टूडेंट हुक्स लॉ क्या कहता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। स्टूडेंट्स एक सिंपल सी बात है कि ये मार्कर है, ये रेस्ट पे इधर पड़ी है मेरे हाथ पे, ये तब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकती जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगा। मैंने फोर्स लगाई, थोड़ी सी फोर्स लगाई, ये थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट इसने की। मैं ज़्यादा लगाऊंगा, ये ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगी। हुक्स लॉ ये कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कौन सी फोर्स, अब क्योंकि बात किसकी हो रही है, स्प्रिंग की, तो सब फोर्सेस स्टूडेंट्स बहुत सी किस्मों की होती है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो होगी इलास्टिक फोर्स। कौन सी फोर्स होगी, इलास्टिक फोर्स। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे फोर्स होगी इलास्टिक फोर्स। तो स्टूडेंट हम लोगों ने ये लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि देखिए यहाँ से मैंने इसको पकड़ा था, फोर्स मैंने इधर लगाई, मैं इसको किधर खींच के ला रहा था, अपनी तरफ। लेकिन स्टूडेंट जब मैं इसको छोड़ूंगा, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये किधर चला जाएगा, बैकवर्ड, आगे चला गया। तो देखिए फोर्स लग रही थी इस साइड पे, लेकिन जैसे ही मैंने बॉडी को छोड़ा बॉडी दूसरी साइड पे चलेगी, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जब डायरेक्शन की बात आ जाए और वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो नेगेटिव साइन लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं नेगेटिव साइन। स्टूडेंट्स हम लोग अभी थोड़ा सा हुक्स लॉ को और आगे अगर मैं करूँ, स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है या प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, हम लोग इसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट ये ख़त्म कब होता है, जब कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पे हुक्स लॉ ने जो कांस्टेंट यूज़ किया था, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो के था। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो कैसे हो जाएगा, एफ
इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया के एक्स और माइनस एज इट इज, तो ये क्या बन गया, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये वो फोर्स है जो हमने स्प्रिंग पे लगाई या हमने मैस पे लगाई, तो उस मैस ने अपनी जगह को चेंज किया। अगर मैं आपको दोबारा बताऊँ, ये फोर्स वहाँ यहाँ से यहाँ तक लाने की फोर्स है। ये बॉडी पहले यहाँ पे थी, फिर उसको यहाँ तक लेके आए, तो ये फोर्स जो थी वो क्या है, ये फोर्स है जो हुक्स लॉ ने बताई, F इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ एक्स या के इंटू एक्स। अब स्टूडेंट्स, जब बॉडी यहाँ पे आती है तो बॉडी यहाँ पे रुकती ही नहीं है। जैसे ही आप बॉडी को छोड़ते हैं, बॉडी बैकवर्ड मूव करती है। तो बैकवर्ड कैसे मूव कर रही है, किस वजह से मूव कर रही है? तो स्टूडेंट्स, बैकवर्ड इस वजह से मूव कर रही है, जो फोर्स आपने उस बॉडी को इधर से इधर लाने में लगाई थी, वो फोर्स उसके अंदर स्टोर होगी थी। अब उस फोर्स को वो क्या करेगा, रीस्टोर करेगा, और रीस्टोर करेगा तो वो कौन सी फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स। हम लोग लिख लेते हैं कि एक रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी। तो इसको अगर मैं कह दूं आप लोगों के लिए, अब बेटा मैं इसको अगर आप लोगों के लिए आसानी करने के लिए अब हम लोग बिल्कुल डेरिवेशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ अप्लाइड फोर्स कौन सी थी, जो अभी हमने देखी कि हुक्स लॉ के मुताबिक वो क्या थी, F इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ एक्स। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको अप्लाइड नहीं बोला गया, इसको रिस्टोरिंग बोला गया, दूसरे को अप्लाइड बोला गया। तो स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग जिस सेंस में लेके चलेंगे वो दोनों में हो सकती है, क्योंकि दोनों फोर्सेस है। तो अब दूसरी फोर्स कौन सी है बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स है, जब आपने स्प्रिंग को अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब किया बॉडी को, तो उसके बाद आप एक जगह लेके गए, इधर से इधर लेके आए, जब आपने उसको छोड़ा तो वो उसके अंदर वो फोर्स स्टोर थी, ये वाली, उसने इस फोर्स को क्या किया, इमिट किया, रिस्टोर किया। वो ये रिस्टोरिंग फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ आप लोग जो पढ़ते हैं, F इज इक्वल्स टू ma, हम लोग वो लिख देते हैं कि ये आपकी फोर्स क्या है, F इज इक्वल्स टू ma। ये बेटा आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन हो गई हैं। अब हमारे पास इसके साथ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ RES, तो ये रिस्टोरिंग, और इसके साथ अगर मैं APP लिख दूँ तो यानी अप्लाइड। तो स्टूडेंट देखिए आप लोग, तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे भी फोर्स है, दोनों साइड पे फोर्स है, तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये दोनों साइड पे फोर्सेस कट जाएंगी, तो आपके पास एक साइड पे बच जाएगा ma, एक साइड पे क्या बच जाएगा, माइनस के एक्स। तो हम लोग अगर लिख दें कंपेयरिंग 1 and 2, जब स्टूडेंट्स आप लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ma इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ एक्स। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने आंसर कहाँ पे जाना है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो स्टूडेंट हम लोग अपने आंसर की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो हमने a फाइंड करना है, m मल्टीप्लाई हो रहा है। रूल क्या है कि जब कोई चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाती है तो डिवाइड हो जाती है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे क्या था, पहले k नहीं था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था। तो मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए मैं क्या लाया, कांस्टेंट और इज इक्वल। अब अगर मैं ये इज इक्वल का साइन हटाना चाहता हूँ तो यानी मकसद क्या होगा कि मुझे कांस्टेंट रिमूव करना पड़ेंगे। तो अब हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट। जब आप इस बॉडी को मूव कराएंगे, बॉडी मूव कर रही है तो इसकी एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, पहले जीरो है फिर आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स आपके पास वो क्या हो रही है, चेंज। इसी तरह एक्स के डिस्प्लेसमेंट, अब देखो अगर मैं कह लूँ इनिशियल पोजीशन ये, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब यहाँ पे गई तो यहाँ पे 1, यहाँ पे जाएगी तो कुछ और हो जाएगी, तो यानी डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट नहीं है। तो पीछे क्या कांस्टेंट, के तो हमने पढ़ा कि के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। सेकंड है बेटा एम क्या होता है, मैस। तो मैस कैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। देखिए आप इस मार्कल को पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट्स मूव करते रहे, मोशन कराते रहे, अगर ये मार्कल 10 ग्राम की है तो ये 9 ग्राम की है या 12 ग्राम की नहीं हो सकती मोशन करवाने से। फोर्स लगा के तोड़ दें तब हो सकती है, मैं सिर्फ मोशन की बात कर रहा हूँ। तो यानी मैस भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मैं के और एम इन दोनों कांस्टेंट को रिमूव कर दूं इस इक्वेशन से तो ये इक्वल का साइन खत्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो अब लोग हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ एक्स। स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था
हर वो बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीन पोजीशन के और वो डायरेक्शन हो ऑपोजिट, तो वो स्टूडेंट्स वो जो बॉडी होती है वो कौन सी मोशन करती है, वो मोशन करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको बोला जाता है SHM। स्टूडेंट्स अब हमने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज़ देखी थी कि आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी है, वो अगर आपके पास एक मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से दोबारा मीन और फिर एक्सट्रीम पे जाए तो उसकी वन साइकिल या वन वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। तो अब हम वो फार्मूला निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे कि आप लोगों के पास अगर मास अटैच टू स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना है। तो हम लोग अब अपनी नई डेरिवेशन करने जा रहे हैं जिसको बोला जाता है मास अटैच टू स्प्रिंग का टाइम पीरियड। तो हम लोग निकालने लगे हैं टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आप लोगों की पंजाब कैलिक्रम की बुक्स हैं उसमें जो ये आपके पास है वो डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है जो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ, टाइम पीरियड का डायरेक्ट आंसर है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने 9th के एग्जाम्स दिए हैं, तो आप लोग अगर चैप्टर 6 को रिकॉल करें तो वर्क वाले चैप्टर में आप लोगों ने क्या किया था, सिर्फ वर्क बुक में लिखा हुआ था, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वर्क का क्वेश्चन आया था। क्यों? क्योंकि वो KPK की बुक में था मैक्सिमम और मिनिमम वर्क। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर बुक में लिखा हुआ है, लेकिन और बुक्स में उसको सॉल्व किया गया, तो हम लोग भी उसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या निकालने लगे हैं, टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स जल्दी से इसको देखिएगा, हमारे पास सबसे पहला क्या है, एक्सिलरेशन। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, ये फार्मूला पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में। ये फार्मूला बेसिकली क्या है, इसको मैं बताता हूँ। ए तो एक्सिलरेशन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको पता है। ओमेगा क्या है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी हुई है, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। क्या आप लोगों को याद हो तो आप लोग पढ़ते हैं, v क्या है, वेलोसिटी है। वो वेलोसिटी कब है, जब कोई भी बॉडी लीनियर मोशन करती है। लीनियर मोशन बॉडी करे तो उसकी वेलोसिटी v होती है। अगर वही बॉडी सर्कल में मूव करना शुरू कर दे, सर्कुलर मोशन शुरू कर दे, तो उसकी वेलोसिटी v की जगह क्या हो जाती है, ओमेगा हो जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। हम लोग देख लिया। अब स्टूडेंट हम लोग ओमेगा का फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो अगर ये एक सर्कल है, सर्कल कितने डिग्रीज का होता है, 360 डिग्रीज का। अगर रेडियन में करो तो 2 पाई रेडियंस होता है। एक बॉडी अगर पूरा सर्कल करेगी तो उसको कितना लग रहा है, 2 पाई। अब ये सर्कल जब पूरा करेगी तो यानी एक साइकिल होगी, और अगर मैं कहूँ वो एक साइकिल 1 सेकंड में कर रही है तो कितनी देर में कर रही है, उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है 2 पाई एफ जो है ये बेटा बेसिकली स्टूडेंट्स किसका फार्मूला है, ओमेगा का फार्मूला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पे आप साइड पे हम लोग लिख देते हैं कि आपके पास ये 2 पाई एफ किधर से आया है, ये बेसिकली ओमेगा के इक्वल है। ओमेगा क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, टाइम का रेसिप्रोकल। हम इस f की जगह मैं टाइम का रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ। देखिएगा a इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर इंटू एक्स। ये क्या किया है हमने, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। हमने सिंपली f की जगह क्या लिख दिया, 1/t लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 पाई स्क्वायर t स्क्वायर, हमारे पास ये ऐसा बन जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर t स्क्वायर x। हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं। तो हमने इस t को उधर ले जाना है, a को इधर ले आना है, हमारा आंसर आ जाएगा। t उधर चला गया, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर x डिवाइडेड बाय a माइनस एज इट इज। स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास, हम लोग क्या करें, अगर मैं इसको t चाहिए हमें, t स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूंगा। जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एज इट इज। अच्छा इस तरह नहीं, हम लोग ऐसे दोबारा कर लेते हैं कि t इज इक्वल्स टू 2 को अंडर रूट कर 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आपका बाहर आ जाएगा, -2
बाकी सारे स्क्वायर रूट के पाई भी बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा 2 पाई, बाकी अंदर आ गया x डिवाइडेड बाई a। ये स्टूडेंट्स एक हमारे पास यहाँ तक बन गया। अब हम लोगों ने एक्सेलरेशन की अभी एक और वैल्यू पढ़ी है। अभी आप लोगों ने पढ़ी है कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, a इज इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। ये वैल्यू पढ़ी है अभी, आप लोग देखें। अभी हमने ये वैल्यू मैं इधर आपको टॉप पे इसको लिख के दिखा देता हूँ। क्या वैल्यू पड़ी है, a इज इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। ये भी वैल्यू पड़ी। हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इधर पुट कर देंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा तो आपके पास ये कैसे सॉल्व होगी, देखिएगा t इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई अंडर रूट एक्स, इसी तरह ये अंदर बेटा क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम। अब गौर से देखिएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा। ये थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू हमेशा ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। आप लोगों के पास, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि अगर ऐसे आ जाए 1/2 और इसके नीचे आ जाए 5, तो ये 5 ऊपर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बन जाएगा 5/2। तो यहाँ पे भी इसी तरह हमने क्या किया, इस m को ऊपर ले जाएंगे और ये स्टूडेंट्स x से कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई k। ये स्टेप दोबारा देखिएगा, माइनस बाइट वाले माइनस से कट गया, x से कट गया, m से थर्ड वैल्यू ऊपर आगे क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर किसका आ गया है, टाइम पीरियड का। कि अगर आप लोगों ने मालूम करना है कि टाइम पीरियड आपके पास क्या है, तो वो टाइम पीरियड ऐसे निकलेगा। अब स्टूडेंट्स इसका एक और तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे ही कंपेयर कर लें, लेकिन आप लोग इस तरीके से करेंगे तो ये आपके लिए आसान रहेगा। तो अब हम छोटी सी एक और चीज़ कर लेते हैं, सिर्फ आपको। स्टूडेंट आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम का रेसिप्रोकल। कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकता हूँ, मास अटैच टू स्प्रिंग की। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू 1/t। सिंपली क्या करे, t की वैल्यू को पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू 2 पाई m/k। जब ये ऊपर जाएंगी तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। F इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई k/m। ये किसकी वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक था। हमने 3 चीज़ें फाइंड की। सबसे पहले हमने प्रूव किया कि मास अटैच टू स्प्रिंग क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो प्रूव कैसे किया, जब हमने a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x लेके आए। फिर हमने देखा कि मास अटैच टू स्प्रिंग है, तो अगर वो एक साइकिल करता है, तो एक साइकिल अगर कर रहा है तो हमें कोई कह दे कि उसका टाइम पीरियड निकालो, कि अगर 10 किलो का मास लगाया स्प्रिंग के साथ तब क्या टाइम पीरियड है साइकिल का, 5 किलो लगाया तब क्या। हमने वो सारी डेरिवेशन की और हमने टाइम पीरियड को निकाला। इसी तरह आपके पास कोई कह दे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालो, फ्रीक्वेंसी के लिए सिंपल हमने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल लिया और फ्रीक्वेंसी को फाइंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ तक था। अगले टॉपिक को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको अगर लेक्चर समझ आया हो तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।